हेलो एवरीवन। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना रिज़ल्ट है कुछ दिन पहले अनाउंस किया है और सीबीएसई का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। जालोर के अंदर भी सीबीएसई के रिज़ल्ट में काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो उसके अंदर कैटेगराइज हुए हैं। तो उन्हीं टॉपर्स की सीरीज़ के अंदर आज हम लेके आ रहे हैं एक इंटरव्यू सेशन अक्ष सोलंकी के साथ में। अक्ष सोलंकी जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जालोर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इस साल 12th बोर्ड्स ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के अंदर 94% लाए हैं। तो अक्ष ने इन 94% का जो 10th में अक्ष के 85% थे और 12th में अक्ष के 94% है। तो ये 85 से जो 94 तक का जो सफ़र है, ये अक्ष ने कैसे किया, क्या इसकी वीकनेसेस थी 10th के टाइम में, क्या इसकी स्ट्रेंथ रही है 12th बोर्ड्स के टाइम पे, तो सारी चीज़ें अपन जानेंगे अक्ष से, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है, जो इसके जूनियर्स है, वो इसकी वीडियोस को सुने, उसको सीखे और जहाँ पर जो बच्चे हैं वो लैग कर रहे हैं, वो इसका वीडियो सेशन देखने के बाद में अपने इम्प्रूवमेंट्स की तरफ लेके जाएंगे। हेलो अक्ष। हेलो सर। कैसा फील हुआ जब तुमने अपना रिजल्ट देखा और तुमने देखा कि यू गॉट 94%? सर बहुत अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 90 समथिंग आ जाएंगे, बट जब रिजल्ट देखा तो 94 थे, जिनमें मैंने सोचा था कि कम मार्क्स आएंगे, उसमें भी मतलब ज़्यादा कम नहीं आया। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर बहुत अच्छा रिएक्शन था। रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे और स्टेटस वगैरह भी डाले, स्टोरीज वगैरह भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अक्ष, जैसा कि हम सब लोग तो तुम्हें जानते हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी और व्यूअर्स तक भी पहुँचेगी, तो उन व्यूअर्स को भी तुम्हारे बारे में कुछ पता चले, तो उनको भी तुम्हारा एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दो। सर माई सेल्फ अक्ष, मैं जालोर राजस्थान से हूँ और मैंने मेरी 12th केंद्रीय विद्यालय जालोर से की है और वो एक सीबीएसई स्कूल है और मैंने 94% प्राप्त किया। अच्छा, तो अक्ष तुम्हारे 94% है, तो 94% के अंदर तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट में क्या स्कोर्स है, ये भी व्यूअर्स को बता दो। सर मैं सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में 98 मार्क्स आए हैं, सेकेंड पॉलिटिकल में 97 और ज्योग्राफी 96। मेरे 2 सब्जेक्ट में कम रहा था, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, तो इसके पीछे अक्ष क्या रीज़न है कि इंग्लिश में कम मार्क्स के पीछे क्या रीज़न है? मतलब कि स्कूल्स के अंदर टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी वाला पॉइंट था, या फिर स्कूल वालों ने नहीं पढ़ाया, या फिर तुम्हारी साइड से इन सब्जेक्ट्स को इतना लाइटली ले लिया कि ये मेन सब्जेक्ट्स नहीं है तो हम इनको इतना वेटेज नहीं दे, जिसकी वजह से जो है मार्क्स कम आ गए? क्या रीज़न रहा? हिंदी इंग्लिश है, हर कोई इग्नोर करता है, बट मैंने थोड़ा ध्यान दिया था, बट इतना वो अच्छा नहीं कर पाया। जो मेन सब्जेक्ट थे उस पर अच्छा फोकस किया। अच्छा सही। अक्ष, अभी जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हारा 10th का स्कोर 85 था और तुम्हारे 12th का स्कोर 94 है, तो तुम्हें ये बिलीव होता है कि तुम 10th में नहीं पढ़े थे, या फिर तुम्हें ये बिलीव था कि मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि 10th के अंदर कॉपी चेकिंग वाला इश्यूज था? तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 10th के अंदर 85, जैसे कि तुम 94 अभी ला सकते हो, तो उस टाइम में भी तुम एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में थे, तो वहाँ पर 85% जो तुम्हारा था, उसके पीछे क्या रीजंस तुम ऐसा मानते हो? सर 10th बोर्ड था, वो मेरी लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम था। ओके। तो फर्स्ट टाइम था, नर्वसनेस भी थी, बिल्कुल सही बात। और फिर जो वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया और उस टाइम जो सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट थे उस पर अच्छा फोकस किया। हिंदी इंग्लिश पे दिया नहीं, क्योंकि मेरे को सीबीएसई का उस टाइम लेवल इतना पता नहीं था कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा पेपर आता है। बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से मेरे इंग्लिश में थोड़े कम रहे थे। फिर 11th में मैंने उसको इम्प्रूव करना है। मतलब हमेशा से तुम्हारा ये रहा है कि इंग्लिश है वो एक बैरियर के फॉर्म में निकल के आया है, और इसके पीछे ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो टीचर्स है वो तुम्हें उस हद तक पढ़ाने वाले नहीं मिले, या हो सकता है कि तुमने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट बहुत लाइटली ले लिया है, इस वजह से शायद तुम्हारा इंग्लिश के पीछे। तो अभी क्या है अक्ष, कुछ ऐसा वी आर विटनेसिंग समथिंग कि तुम इंग्लिश के लिए कुछ करें, क्योंकि हमेशा से इंग्लिश के लिए तुम्हारा कुछ बैक ऑफ द हैंड आ रहा है, हमेशा इंग्लिश में नंबर कुछ कम आ रहा है, तो कुछ सोच रहे हो कि क्या इम्प्रूव किया जाए या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है उन्हीं की तरफ फोकस करें? सर लगा मुझे, इसलिए मैं पाठशाला क्लासेस है उधर इंग्लिश का ट्यूशन के लिए जाता हूँ। अच्छा, भानु सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ। बस हम तो यही चाहते हैं कि जो तुम्हारा जो एक लैक सब्जेक्ट्स है वो भी स्ट्रांग हो जाए, ताकि जो तुम्हारी जितनी भी जो
दूसरे सब्जेक्ट्स में जो तुम्हारी चीज़ें हैं उसकी वजह से तुम इफेक्ट नहीं करो एक सब्जेक्ट के पीछे। तो अक्ष, अभी जैसे कि तुम्हारा स्कोर भी आ गया है, अभी तुम्हारी सारी चीज़ें, यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो व्हाट आर योर ड्रीम्स, मतलब कि अभी किस डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हो, या फिर क्या चीज़ें हैं जिसकी तरफ करने की कोशिश करो? बिकॉज अभी 12th तक जो होता है वो मतलब कि मेजरली देखें तो अपन एकेडमिक रोल होता है, अभी जो है वो फ्यूचर फाउंडेशन, फ्यूचर की जो नींव रखने का जो टाइम है वो अभी है, फाउंडेशन चीज़ जो है वो अब रखनी चाहिए। तो फ्यूचर के लिए तुम क्या सोच रहे हो? आर्ट्स स्ट्रीम लेना, उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं किस डायरेक्शन में जाने की सोचने का तुमने इरादा बनाया है? सर अभी मेरे रिसेंटली CUET का पेपर है जिसमें मैं एंट्रेंस देके मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और फिर आगे यही है कि कॉलेज के साथ कोचिंग करूँगा और फिर UPSC को लूँगा। अच्छा, तुम्हारा गोल UPSC है। अच्छा चलो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ अक्ष कि जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो UPSC को एस्पिरेशंस लेके चलते हैं, इफ़ नॉट UPSC देन व्हाट इज़ द बैकअप प्लान फॉर यू? सर UPSC के अलावा बहुत सारे जॉब होती है, जैसे आप अगर आपकी हिस्ट्री में और एक सब्जेक्ट पे आपका अच्छा पकड़ है तो आप उसमें अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉब है, UN में जा सकते हो आप, बहुत सारे जॉब है जिनका लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता, लोगों के ड्रीम ही होता है UPSC, NEET और JEE। ओके अक्ष, एक चीज़ और निकल के आती है कि जो एक अच्छा बच्चा होता है ना, तो उसका अगर परसेंटेज अच्छे भी बनते हैं तो पेरेंट्स का ये रिएक्शन होता है और आजू बाजू लोगों का भी ये रिएक्शन होता है कि वो उसको साइंस मैथ्स दिलाएंगे या कॉमर्स दिलाएंगे। तुम 85 लाने के बाद भी, और तुम एक होशियार बच्चे, इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हो तुम हमेशा से, तो वहाँ पर भी तुमने आर्ट्स का डिसीजन लिया, तो क्या तुमने कुछ हर्डल्स फेस किए? क्या मतलब तुम्हारी जो ये जर्नी रही है 10th के बाद वाली, जो 12th तक तुम आए हो, वहाँ पे तुमने क्या लोगों के ताने सुने कि नहीं ये तो अच्छा बच्चा था, इसने आर्ट्स कैसे ले ली? मतलब लोगों को एक टाइम में तो कई सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो मतलब लोगों को मुँह भी नहीं दिखाते कि अरे यार कि इसके तो अच्छे परसेंटेज, इसने आर्ट्स क्यों ली, क्योंकि इसको साइंस लेनी चाहिए थी। क्योंकि अपने सोसाइटी में एक ट्रेंड सेट हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा परसेंट लाएगा तो वो या तो कॉमर्स स्ट्रीम में जाएगा या साइंस स्ट्रीम में जाएगा। आर्ट्स को एक कमज़ोरों का सब्जेक्ट माना जाता है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सर मेरे 10th में जो मेरे SS था उसमें 95 थे, बट उसके साथ साथ मैथ्स में भी 95 थे। तो मेरे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर ने सजेस्ट किया कि तेरे मैथ्स में 95 है तो तू मैथ साइंस ले ले। अच्छा। बट मेरे साइंस में कम मार्क्स थे, तो मेरे को उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज भी आ रही थी। मेरे को लगा कि मैं इससे आगे और नहीं जा पाऊँगा या मेरे से नहीं हो पाएगी, और मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में था, ह्यूमैनिटीज़ में था, और फिर मेरे को अच्छा लगा कि पेरेंट्स ने भी मेरा सपोर्ट किया। चलो अक्षर, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करवाना चाहूँगा। मतलब कि ये बहुत हॉट टॉपिक के अंदर मैं इंक्लूड करूँगा इसके अंदर, कि ताकि जितने भी जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने कि काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का सब्जेक्ट डिसाइड करवाते हैं उनके परसेंटेज बेस पे। तो अक्ष, मैं ये चीज़ तुमसे तुम्हारे मुंह से ही मैं सुनवाना चाहूँगा लोगों को कि क्या परसेंटेज डिसाइड करेगा आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, या फिर आपका खुद का जो इनहेरेंट चीज़ें हैं वो डिसाइड करवाएगी कि व्हाट यू वांट टू बिकम, दैट विल डिसाइड योर सब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करो, 1-2 मिनट लोगों को समझाओ, ताकि लोगों को ये लगे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नहीं किसी के 50% है तो वो आर्ट्स लेगा और किसी के 90% है तो वो साइंस लेगा। तो क्या ये जो ट्रेंड है ये सही है या ये गलत है? परसेंटेज डिसाइड करता, क्या परसेंटेज को डिसाइड करना चाहिए सब्जेक्ट के लिए, या फिर परसेंटेज डजंट प्ले एनी रोल इन डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स? प्लीज अक्ष। सर परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको जैसे SS है, 10th में SS होते हैं, तो SS में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट अगर आप मैथ्स में आपको लग रहा है वीक है और आप उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, फिर भी आपने अच्छे उसमें मार्क्स लाए, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें डिफ़िकल्टी फेस की फिर भी आपने अच्छे मार्क्स लाए तो आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। आपके इंटरेस्ट पे है कि आपको ऐसा अच्छा लग रहा था, आप वो लो। ओके, मतलब आप अक्ष तुम ये कहना चाह रहे हो कि सब्जेक्ट शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि सब्जेक्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो बेसिकली आपके इंटरेस्ट पे होता है। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू कि आप जिस पेपर के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप ज़्यादा नंबर ला रहे हो।
नंबर लाना इट्स नॉट बिग डील। आप एक दिन पढ़ के, आप 6 महीने पहले पढ़ के किसी एक सब्जेक्ट को तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अक्ष, तुमने ये बात तो बहुत अच्छे से समझा दी लोगों को कि सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए। अब मैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा और है जिस पे मैं डिस्कस करूँगा कि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सारे लेंथी भी होते हैं, ठीक है। और 10th के बाद में सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी नए फेज़ में आते हैं। 10th तक काफ़ी एब्रीविएटेड फॉर्म्स में आते हैं, छोटे छोटे पैमाने में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप 11th-12th में आते हो आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम आ जाता है। तो स्ट्रीम आने के बाद में सब्जेक्ट का दायरा भी बढ़ जाता है, उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, उसकी डेप्थनेस भी बढ़ जाती है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना ये कैसे पॉसिबल होता है, मतलब बच्चे कैसे उस चीज़ को मैनेज करें, क्या रहे, उसके बारे में थोड़ा टिप्स दे सको आप तो। सो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेरे पॉलिटिकल था, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था। तो उसमें मैंने पहले रिसर्च की कि किसमें मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो मैं डेली न्यूज़ में पढ़ता हूँ, और जिसको मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया, उसमें इंटरेस्ट जगाया और उसको फिर उस हिसाब से मैंने टाइम मैनेज किया। अच्छा, मतलब कि तो सबसे ज़्यादा टाइम अक्ष तुम कौन से सब्जेक्ट को देते हो? पॉलिटिकल और हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री। और एक तुम्हारा ज्योग्राफी भी है, तो ज्योग्राफी में क्या उसको थोड़ा सा कम वेटेज मिलता था? हाँ, मतलब ज्योग्राफी 12th की 11th के कंपैरिजन में इजी थी। तो मतलब 11th का ऐसा था कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो बहुत जल्दी समझ आएगी, और हिस्ट्री में ऐसा था आपको डेली रिवाइज करना पड़ता था। अक्ष, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस ट्रैक पे फॉलो करते हैं, और पेरेंट्स, स्पेशली मैं पेरेंट्स पे आऊँ, तो पेरेंट्स कहता है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, ठीक है। अब वो बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन वो 4 घंटे पढ़ रहा है, वॉट एवर द टाइमिंग में भी पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि बच्चा टेबल पे बैठ के 8-10 घंटे की सिटिंग नहीं करता है। तो तुम्हारी जो 12th की जो जर्नी रही है उसमें तुम्हारा स्टडी आवर्स, स्टडी टाइम कितना रहा, वो लोगों को लोग जानना चाहेंगे, जो तुम्हारे फ्रेंड्स भी है या फिर जो तुम्हारे कांटेक्ट में लोग हैं वो जानना चाहेंगे। प्लस क्या टाइमिंग मैटर करती है स्टडी के अंदर, कि भाई अपन को एक फिक्स टाइम लेके चलने है कि नहीं भाई हमें तो 10 घंटे का टाइम बांधा हुआ है, तो आपको 10 घंटे टेबल पे बैठना है, क्या ये ज़रूरी है? सर, अलग अलग बच्चों की अलग अलग चॉइस होती है। जैसे मेरा था तो मैं गोल लेके चलता था कि मेरे को पहले इतने चैप्टर करने हैं, दिन में इतने चैप्टर करने हैं, और जैसे स्कूल से मैं आगे नहीं जाता था, स्कूल में साथ साथ चलता था। ओके, वेरी गुड। वरना आगे जाता फिर वो पीछे टीचर और पढ़ा था तो वो कंफ्यूजन होता था, और फिर साथ साथ चलता था तो मेरा वो स्कूल से पढ़ा था, फिर रिवीजन होता था, फिर उससे डाउट निकलते थे। तो उस हिसाब से मैंने गोल लेके चला कि इतने दिन मेरे को इतने चैप्टर करना है, तो उस हिसाब से मैंने चैप्टर किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अक्ष का ये कहना है कि इसके जो पढ़ने का तरीका था वो टाइम को लेके नहीं था, टाइम बाउंडेड स्टडी नहीं थी, इसकी जो थी वो गोल ओरिएंटेड स्टडी थी। टाइम ओरिएंटेड स्टडी कभी फ्रूटफुल रही भी नहीं है और ये कभी फ्रूटफुल रहेगी भी नहीं। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो 8-8, 10-10 घंटे किसी एक रूम के अंदर बैठते हैं, और कई सारे बच्चे हैं जो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए बैठते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है, वो फोकस के साथ पढ़ते हैं। तो जो बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं वो उनका रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है, और जो बच्चे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ में फोकस के साथ पढ़ते हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सो योर एम शुड बी गोल ओरिएंटेड एंड क्वालिटी ओरिएंटेड स्टडी, नॉट टू बी इन टाइम ओरिएंटेड स्टडी। अक्ष, अभी काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस भी है, काफ़ी सारे मैं मानूंगा कि आप देखते हो कि जो मोबाइल फ़ोन जो आप जेब में लेके घूमते हो हमेशा, ठीक है, हर किसी व्यक्ति की जेब के अंदर फ़ोन है, ठीक है, और इस चीज़ से निजात पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ऑनलाइन स्टडी की फॉर्मेट में भी सारी चीज़ें हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ किताबें होती थी, ठीक है, लोग हैं वो सिर्फ किताबों के अंदर ही लिप्त होते थे, ठीक है, कोई बच्चा होता था पहले का तो वो सिर्फ किताबें पढ़ता था। तुम्हारी जनरेशन के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैं तुमसे ये सुनना पसंद करूँगा क्योंकि तुमने उस चीज़ को जिया है, तुम उस परसेंटेज पे आए भी हो, जो तुमने जो गोल बनाया था उस गोल को तुमने अचीव भी किया। तो तुम्हारे कितने रिसोर्सेज रहे हैं, तुम किन किन रिसोर्सेज पे स्टिक रहे हो कि नहीं हमें ये चीज़ पे ही फोकस करके चलना है, हमें यहाँ से शिफ्ट नहीं होना है। तो तुम्हारे रिसोर्सेज के बारे में भी बताओ कि, और तुम्हारे रिसोर्सेज के बारे में भी बताओ, और मैं ये जानूँगा कि जो दूसरे लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं या फिर जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, वो भी किस रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई ऑन करें कि भाई ये रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज ऑथेंटिक भी है और ये रिसोर्सेज
प्रॉफिट लीडिंग रिसोर्सेज हैं? सर वैसे तो जो एनसीईआरटी होती है वो बेस्ट रहता है सोर्स पढ़ने के लिए। अच्छा। बट अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अगर दूसरी चीज़ भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन का अच्छे से यूज़ भी करो। जैसे कुछ वर्ड हो गया वो आपको समझ नहीं आ रहा तो कर लो। किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। और अभी तो चैट जीपीटी आ गया, किसी भी टॉपिक को एलोबरेट करके देखना है या एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप उसे ले सकते हो, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। एनसीईआरटी इज अल्टीमेटली। यस। सो एनसीईआरटी को फॉलो भी किया होगा तुमने? हाँ एनी रेफरेंसेस एंड ऑल? कोई रेफरेंस बुक वगैरह के साथ? सर ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ली थी बट उसमें मैंने ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया, उससे जस्ट क्वेश्चन चेक किए थे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पर। मतलब वो सवाल की कुछ रिफ्रेशर्स थे जो तुमने रेफर की थी। मेन गोल तुम्हारा किस पे रहा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। सो हमेशा से जितने भी जो टॉपर्स रहे हैं, जिनके हमेशा से अच्छे मार्क्स आए हैं, उनका सबसे बेस्ट जो एडवाइस रहती है वो यही रहती है कि आप किस पे रिलाई ऑन करो? एनसीईआरटी पे रिलाई ऑन करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर बनता है। आपको एनसीईआरटी का ही अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप आगे किसी चीज़ को डेप्थ में पढ़ ही नहीं सकते हो। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास में जैसे ही आपकी स्कूल्स ओपन होती है, सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ लीजिए और एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़िए। रिवीजन का कितना रोल है मतलब किसी भी पॉइंट पे आने के लिए कि हाँ अपन को अगर अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका नवंबर दिसंबर कह रहा हूँ, उसके बाद में स्कूल वाले भी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो क्या रिवीजन एक अच्छा रोल प्ले करता है? हाँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस एक जो हैबिट बनी हुई थी वो टूट जाएगी। आपके सिलेबस ख़त्म हो गया तो आपके वो हो जाएगा कि सिलेबस ख़त्म हो गया, मैं तो सीधा बोर्ड की तैयारी करने जाऊँगा, तो वो आ जाता है। आपको डेली एक रूटीन बनाना चाहिए कि हाँ इतना था, ये 3 चैप्टर मेरे को आज वापस रिवीजन करना ये है, या मैं कितना भूल गया, कितना याद रह रहा है, जो भूल गए उसको एक वापस लिख लिया, वापस याद कर लिया, उस हिसाब से। मतलब रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इट क्लियरली शोज दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि हाँ मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे। कई सारे बच्चे जो हैं वो इस डाउट में रहते हैं, पढ़ने का किसी का मन करता नहीं है। वैसे पढ़ना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मैं बिल्कुल कहूँगा कि जिसको इंटरेस्ट है वो तो हालांकि पढ़ता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर मैनर में स्टार्ट करना, एक प्रॉपर मैनर में बिगनिंग करना, क्योंकि आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से पढ़ने का कोई चीज़ टाइम टेबल वगैरह फिक्स है नहीं। तो काफ़ी सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि बिगनिंग कब करनी है, बिगनिंग कब करनी है, ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि लोग जाते हैं, स्कूल स्टार्ट हो जाती है 2-4 महीने वो मज़े में फ़न में निकल जाता है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, आप स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, आपका आधा साल निकल गया और तब फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और बोर्ड्स आ गए। तो अक्ष मैं ये जानना चाहूँगा कि पढ़ने का सही टाइम क्या है? मतलब कि एकेडमिक बिगिनिंग से ही पढ़ना शुरू करना चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ टाइम देना चाहिए, या फिर क्या? मतलब काफ़ी लोग लेट शुरू करते हैं, काफ़ी लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है कि एक अच्छा जिस इंसान को एक अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, उस इंसान को पढ़ना कब शुरू करना चाहिए? सर जैसे स्टार्टिंग, जैसे 12th है, आप बोर्ड क्लास है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग में उनको जोश होता है कि स्टार्टिंग से मेरे को 12th में अच्छा लाना है, फैमिली प्रेशर भी होता है कि 12th है इस बार तो अच्छे परसेंटेज लाना है, तो वो होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बहुत जोश लगाते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ लाते हैं, पर बोर्ड टाइम में उनका वो जोश हो जाता है ख़त्म। तो मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में मेरा लिमिटेड टाइम रखा था कि जितना स्कूल में पढ़ा रहा है साथ साथ रिवीजन करो, ताकि मैं बोर भी ना हो, वरना एक की एक चीज़ बार बार देखते तो वो बोर हो जाता है। तो वो लिमिटेड टाइम में रखा था, मज़े भी किए थे साथ में। दूसरी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट खेलना। अच्छा, मतलब क्रिकेट का तुम्हें शौक है? हाँ। अच्छा, तो इसी बात को बता दो कि फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। अरे फेवरेट टीम कौन है फिर? आरसीबी। अच्छा, आरसीबी लवर्स। Yes. तो क्या हम फिर तुमसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी चीज़ों में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पढ़ना तो है ही है, लेकिन साथ साथ में दूसरी सारी चीज़ों का भी एक इम्पैक्टफुल नॉलेज होना चाहिए। एक बहुत
ज़रूरी चीज़ है अक्ष, और जिस चीज़ के बारे में एक तुमसे पूछना चाहूँगा वो चीज़ ये है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं वो इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि बैच शुरू हुआ नहीं, चीज़ें शुरू हुई नहीं, लोग कोर्सेज़ लेने शुरू कर देते हैं, लोग कोचिंग्स में जाना इन्वॉल्व कर देते हैं, लोग ट्यूटर्स को ढूँढना इन्वॉल्व कर देते हैं। व्हाटएवर द टीचर इज़ टीचिंग इन द स्कूल दे डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट दे केयर कि हाँ, यहाँ का ऑनलाइन कोर्स मिल गया, यहाँ का ये मिल गया, यहाँ का वो मिल गया, एंड दे एंड अप देयर। सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि सेल्फ स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट और यू हैव टू बी विद समवन के हाँ जिससे हमें कुछ नॉलेज मिल सके उसके साथ में, या फिर जो प्रोमिनेंटली जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स या फिर छोटी कोचिंग्स जो भी आप लोगों के एरिया में जितनी भी चलती हैं, तो कोचिंग्स भी, तो मतलब तुम्हारी साइड से क्या ओपिनियन है तुम्हारा कि सेल्फ स्टडी पे जाना चाहिए, कोचिंग्स पे जाना चाहिए, कुछ टीचर्स हैं अच्छे उन पे जाना चाहिए? सर वो चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि आपको, अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो और स्कूल के टीचर इतना ध्यान नहीं दे रहे या आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इनसे समझ नहीं आ रहा, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको समझ आ सकता है। और बाकी बाकी सबके पास होती है एनसीईआरटी, तो आखिर लास्ट में जाके एग्जाम में आपको एक बार सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो सेल्फ स्टडी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब तुमने अक्षय ना एक चीज़ तुमसे मैं पूछूंगा कि तुमने तुम्हारे पढ़ने का तो टाइम बताया है, अब तुम्हें व्यूअर्स को ये बता दो कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या रहता था इस टाइम पर? सर 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स? सर उसमें मेरे यूट्यूब पे होता था काम, चैट जीपीटी पे और भी दिखता था, और अच्छा तो क्या सोशल मीडिया से भी अच्छा सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड थे? सोशल मीडिया पे कौन सा जो ऐप्स है जो तुम्हारा मोस्टली यूज्ड ऐप है? इंस्टाग्राम पे ज़्यादा क्या मतलब रील्स वगैरह या फिर किस चीज़ के देखो? सर उसमें मैंने अच्छे अच्छे पेज फॉलो कर रखे थे जिससे न्यूज़ पता चलती थी, जो करंट अफेयर्स होते थे वो पता चलते थे। जैसे ही अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है आप लोग पढ़ना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू होने के बाद में काफ़ी सारे जो हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा सर्कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम जब पढ़ते थे तो तुम्हारे साथ में सिर्फ तुम अकेले ही पढ़ते थे या फिर तुम्हारे कुछ दोस्त वगैरह थे या फिर काफ़ी सारा जो तुम्हें सपोर्ट के लिए जो थे, और क्या वो दोस्त थे, वो क्या दोस्त थे या फिर वो सांप थे? आई मीन मतलब काफ़ी सारे ऐसे जो होते हैं, काफ़ी सारे जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाई कि क्या कर रहा है भाई, तो हमेशा आपको यही बोलेगा कि खेल रहा या फिर घूम रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली है ना वो देखोगे उनका रिजल्ट देखोगे तो उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। तो मतलब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कैसे दोस्तों का सामना करना पड़ा? मतलब कि मेरे दोस्त सारे अच्छे थे। अच्छा सारे दोस्त अच्छे थे? साथ में पढ़ते थे, कभी कोई टॉपिक नहीं होता तो वो समझाते थे, मैं भी समझाता था, और डिस्कशन साथ में होता था कैसा पेपर हुआ तो बताते थे कि इस हिसाब से क्वेश्चन आया है वगैरह, पेपर डिस्कशन होते थे। हाँ। एग्जाम से पहले की तैयारी कितनी इम्पोर्टेंट है? सर एग्ज़ाम से पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने जितना पढ़ा उसमें आप कॉन्फिडेंशियल रहो कि मैंने अच्छा किया। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे कि नहीं मेरे इतना बच गया, तो जो पढ़ा हुआ है वो भी आपके ब्लैंक हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो PYQs है, मतलब कि मॉक पेपर्स भी लोग प्रेफर करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करके वो उस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो क्या तुमने भी ऐसा किया था या तुम सीधा बोर्ड फेस करने गए थे? नहीं, मैंने भी PYQs किए थे बट बोर्ड से बहुत पहले, जब मैं मेरा रिवीजन कर रहा था लास्ट रिवीजन, उस टाइम मैंने देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया PYQs के। मतलब PYQs ने इम्पोर्टेंट रोल तो किया। और इस बोर्ड में भी मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो PYQs से थे। क्या प्रैक्टिस ज़रूरी है? यस। बिना प्रैक्टिस थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगी। बहुत सारे बच्चे देखे अक्ष, मैंने बहुत सारे बच्चे, उन बच्चों के अंदर हमने देखा है कि उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरा पढ़ रखा होता है, उनका सिलेबस 1-2 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाता है, बट वेन एवर दे अपीयर इन द एग्जाम वो सारी चीज़ें गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो मतलब ये क्या रीज़न है, मतलब कि जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ रखा है वो मतलब कि सारी चीज़ें उसने कर रखी है और उसका एग्ज़ाम टाइम में जब जैसे उसके हाथ में पेपर आता है उसकी गलतियों की भरमार स्टार्ट हो जाती है? सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्ट्रेस होता है और फैमिली प्रेशर भी होता है कि तूने तो पूरा पढ़ रखा है और पहले से ही वैसे हो जाता है कि नहीं दे दो 99 पक्के आ जाएंगे, तो वो बच्चा फिर उस हिसाब से स्ट्रेस में आ जाता है कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को 99 लाना है, 99 लाना है, तो फिर वो लिखेगा उसके फिर वो हाथ में फिर वो उस हिसाब से जितना वो अच्छा कर सकता है उतना अच्छा नहीं कर पाएगा।
तो मतलब इस चीज़ को अपन कैसे सुधार सकते हैं? सर गोल लिमिटेड लेके चलो, जैसे 90 था, मेरे टीचर्स मेरे को कहते थे कि आप गोल लाना तेरे को 100 है बट तेरे गोल 90 रख। तो 90 रखेगा तो तेरे ऑटोमेटिकली प्लस मार्क्स आएंगे, ताकि तेरे को एक प्रेशर नहीं रहेगा कि तूने 100 लाना है 100 लाना है, तो वो प्रेशर नहीं रहेगा। मतलब बहुत अच्छी बात कही अक्ष ने कि आप मतलब कि आपका गोल है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको एक बैक ऑफ द हैंड भी जाना चाहिए। इसका मतलब एक बहुत इंग्लिश में मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि यू नो यू आर द बेस्ट बट स्टिल बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको ऑन द इनर साइड इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बाई चांस वर्स्ट हो भी जाए तब आप कहाँ स्टैंड करोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको गोल ओरिएंटेड तो चलना ही पड़ेगा। पेपर ड्यूरेशन में जो 2, ढाई, 3.25 घंटे जो भी होता है 80 मार्क्स का पेपर जो आपका होता है, तो उस टाइम में लोग क्या करना चाहिए? सर वैसे तो पहले प्री बोर्ड होता है, वो भी उसी टाइम में होता है, सेम टाइम ड्यूरेशन होता है। और बोर्ड के टाइम क्या होता है, एक तो प्रेशर होता है, तो आप ट्राई करो जो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं स्कूल वाले कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसमें आप हाफ एन आवर का ऐसे रखो कि मेरा उससे पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उस हिसाब से आप उस स्ट्रेटजी बनाओ कि ये सेक्शन ए है तो मेरा इतने टाइम में पूरा होना चाहिए, सेक्शन बी है, और पहले पेपर को एनालाइज करो कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है, शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं, लेंथी है, उस हिसाब से स्पीड रखो। अगर लग रहा है कि आपको कि नहीं आपका कि पेपर हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो फिर उस हिसाब से अच्छे से एक को एलोब्रेट करो या राइटिंग अच्छी से करो। मतलब सारी चीज़ें यही हैं कि आपको मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी है। बिना मैनेजमेंट के तो चीज़ें पॉसिबल होगी। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रैक्टिस है, मैनेजमेंट है, और सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि पढ़ना शुरू करते हैं तो 2-4 दिन तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद में जैसे उनका जोश ठंडा पड़ जाता है वो महीने 2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, और वहाँ से कंसिस्टेंसी टूटती है। आप 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, पूरा साल पढ़ो, तो एक पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। अगर पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी की कमी है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। सच तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि ये वीडियोस, आई विश कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बहुत ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से सपोर्ट मिले। तो अक्ष, लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगा कि तुम्हारा मैसेज क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द मैसेज फॉर योर जूनियर्स? कोई नहीं, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना ना। फैमिली वालों का होता है प्रेशर, बट उनको भी ऐसे अच्छे मार्क्स लाओ तो उनको भी ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब यही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, अच्छी संगत रखो, तो आपको हमेशा सही रिजल्ट मिलेगा। सो टॉपर स्टॉक के अंदर आज हमने बात की है अक्ष सोलंकी के साथ में, जिसने CBSE 12th बोर्ड के अंदर 94% बनाए, जो अभी CUT की तैयारी कर रहे हैं जिससे इनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। इनका मेन गोल है UPSC का। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे गोल्स हैं जो अभी ये डिस्कस करना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी जो भी गोल्स है वो आई विश के इनके सारे गोल्स है वो फुलफिल हो और ये एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। थैंक यू सर। इसी के साथ में हम कुछ समय बाद फिर से मिलेंगे एक नए टॉपर्स के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि ये कंटेंट है उसकी रीच बढ़े और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू अक्ष। थैंक यू सर।